अब हमारा नेक्स्ट मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये एक साइंटिफिक मेथड है। इसमें किसी व्यक्ति के बिहेवियर को जो है एक सिस्टमिक वे में जो है और एक कंट्रोल सिचुएशन में जो है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। किस मेथड में? एक्सपेरिमेंटल मेथड में। इस मेथड में जो है सबसे पहले जो है हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। हाइपोथेसिस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है परिकल्पना। हाइपोथेसिस का अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या, तो एक एजुकेशनल गेस जो होता है उसको क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति जो है वो हाइपोथेसिस का निर्माण करता है इस मेथड में, और उसके बाद जो है अदर जो मेथड है साइंटिफिक मेथड का यूज करके वो हाइपोथेसिस को जो है वो प्रूव करने की कोशिश करता है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है। इसके बाद जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है या उसको क्या करता है? रिजेक्ट करता है। इसके लिए क्या करता है कि जो व्यक्ति है वो क्या करता है? वो दो तरीके के वेरिएबल्स का यूज करता है इस मेथड में। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अब हम इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने बात की एक्सपेरिमेंटल मेथड की, तो सबसे पहले आया कि कंट्रोल सिचुएशन में सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक मतलब क्या? प्लान तरीके से, पहले से कुछ प्री प्लान है और उसको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है सिस्टमिक वे में जो है कंट्रोल सिचुएशन में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। हमने इस तरीके से इसे डिफाइन किया। और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसमें काउज एंड रिलेशन, जो काउज और इफेक्ट का जो रिलेशन होता है उसका स्टडी किया जाता है। मान लीजिए ए के कारण बी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, अगर ए नहीं होता तो क्या बी होता, मतलब ए और बी के बीच क्या रिलेशन है। ए काउज है मान लेते हैं और बी क्या है? उस काउज के कारण जो पड़ने वाला प्रभाव है, इफेक्ट है, वो बी है। ठीक है, तो इसके बीच जो है क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दवाई खाई और वो व्यक्ति जो है ठीक हो गया, अब उसको जो है हेल्थ इशू नहीं है, वो अच्छा अनुभव कर रहा है। तो दवाई लेना एक तरीके से काउज कह सकते हैं, और वो व्यक्ति का जो ठीक हो जाना है वो क्या है? इफेक्ट है। मतलब किसी कारण से जो है क्या हमें कुछ प्रभाव देखने को मिला, तो कारण और प्रभाव का जो है हम स्टडी करते हैं, उसके बीच जो क्या रिलेशन है इसका हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। हम लोगों ने इस मेथड के बारे में जब जाना तो उसमें कुछ वर्ड देखा हम लोगों ने, हाइपोथेसिस को सुना, कंट्रोल सिचुएशन को सुना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सुना और डिपेंडेंट वेरिएबल को सुना। अब हम एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इससे शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि इस मेथड में, एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है वेरिएबल्स को लिया जाता है। वेरिएबल्स का हिंदी होता है चर। चर का मतलब वो जो बदलता हो, उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और दो तरीके के वेरिएबल को इस मेथड में लिया जाता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसका वैल्यू, जो एग्जामिनर है उसका वैल्यू क्या कर सकता है? अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम उसे कहेंगे जो एग्जामिनर है ना, वो उसके मतलब वो जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, वो एग्जामिनर के कंट्रोल में है। उसका मान चाहे तो वो बढ़ा सकता है, चाहे तो उसकी वैल्यू को वो कम कर सकता है, उसमें किसी भी तरीके का जो है एग्जामिनर चेंज ला सकता है। उस तरीके के वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। दूसरा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट जो है वो किस पे हम देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। उसका रिजल्ट हम किस पे देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिजल्ट जो है, जो हम जिस पे देखते हैं वो क्या होता है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एग्जामिनर के कंट्रोल में हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल सिचुएशन। चलिए इसे जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है एक एक्सपेरिमेंट करना है कि स्टडी आवर का जो है बच्चे के रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब बच्चा कितना देर पढ़ाई करता है, इसका क्या उसके रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने क्या किया? हाइपोथेसिस का निर्माण किया। ठीक है, उस व्यक्ति ने हाइपोथेसिस बनाया, एक कल्पना की, एक परिकल्पना की कि जो बच्चा है ना, अगर वो ज्यादा पढ़ेगा, मतलब अगर उसका स्टडी आवर ज्यादा होगा तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा? वो बेहतर होगा। मतलब उसका रिजल्ट के ऊपर भी जो होगा वो अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट भी जो होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा।
तो अब मान लीजिए 80% 70% है तो उस बच्चे का रिजल्ट क्या होगा, 85-90% देखने को मिलेगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसी को क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस। उसने क्या किया, एक रिलेशन को जोड़ के उसने क्या किया, एक परिकल्पना का निर्माण किया। इसी को हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। अब इसी हाइपोथेसिस को जो है एक्सपेरिमेंट करके जो है प्रूव किया जाता है, और इस एक्सपेरिमेंट में हम साइंटिफिक मेथड का यूज करके इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा है कि स्टडी आवर को अगर बढ़ा दिया जाए तो बच्चे का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। क्या सच में ऐसा है? अगर जो है हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और हमारा जो ये हाइपोथेसिस है वो सही प्रूफ हो जाता है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं तो जो है हमको फिर से जो है नया हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमको स्टेप बाय स्टेप जो है फिर से एक्सपेरिमेंट को जो है दोहराना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, नए तरीके से करना पड़ता है। अब जब हमने कहा हाइपोथेसिस का हमने निर्माण कर दिया, हम मान रहे हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है कि रिजल्ट पे इफेक्ट पड़े, हो सकता है नहीं पड़े, हो सकता है रिजल्ट उसका और ज्यादा खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने जो है बस मान लिया, मैंने एक क्या की कल्पना की, ठीक है, हाइपोथेसिस का हमने निर्माण किया। अब क्या है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक है स्टडी आवर और दूसरा है बच्चे का रिजल्ट, उस बच्चे का रिजल्ट। अब जब स्टडी आवर है वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इसका वैल्यू क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। हो सकता है कि वो स्टडी आवर 6 आवर फिक्स कर दे, 8 आवर कर दे, 10 आवर कर दे, 5 आवर कर दे। मतलब ये क्या है, एग्जामिनर के कंट्रोल में है, एग्जामिनर इनको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो जो स्टडी आवर है इस एक्सपेरिमेंट में जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब दूसरा हमारा रिजल्ट है, मतलब उस बच्चे का रिजल्ट क्या आता है, उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये क्या है, ये एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिजल्ट हम किस पे देखेंगे, वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो बच्चे का जो भी मार्क्स आएगा वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। अब हमको जो है ये एक्सपेरिमेंट करना है, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट कर लिया। इससे पहले का जो प्रोसेस था हाइपोथेसिस, हमने उसका भी निर्माण कर दिया, उसके बाद ही हम ये स्टेप आगे बढ़े। अब आता है कंट्रोल सिचुएशन। कंट्रोल सिचुएशन में हमको एक्सपेरिमेंट करना है। देखिए, हमको स्टडी आवर का बच्चे के रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, काउज एंड इफेक्ट के रिलेशन को हमको जानना है। लेकिन हो सकता है कि कुछ और फैक्टर आके बच्चे के रिजल्ट के ऊपर जो है इफेक्ट डाल दे। तो क्या होगा कि हमको जो एक्सपेरिमेंट करना था, स्टडी आवर का रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जो है एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्टडी आवर ने रिजल्ट को इस बार इफेक्ट किया ही नहीं, कुछ और फैक्टर आया और उसने क्या कर दिया, रिजल्ट के ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ। सही तरीके से उसको परफॉर्म करने के लिए और वो जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें एक्यूरेसी हो, इसके लिए क्या चाहिए, कंट्रोल सिचुएशन का होना बहुत जरूरी है। जो सिचुएशन है वो क्या हो, कंट्रोल होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति जो एग्जामिनर है वो क्या करता है कि अदर फैक्टर जो है हमारे इस एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट ना डाले, हमारे रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट ना डाले, उसके लिए वो क्या करता है, कुछ सिचुएशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, हमने ले लिया ग्रुप ए और ग्रुप बी को ले लिया, या फिर सिंगल ही बच्चे को ले लिया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्रुप को ले लिया, दूसरे को चलिए हम ग्रुप को लेके ही चलते हैं। अब जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, हमने जो स्टडी आवर फिक्स कर दिया दोनों का 8 आवर हमने दोनों का फिक्स कर दिया, ये तो फिक्स है। अब रिजल्ट हमको देखना है, लेकिन हो सकता है कुछ और फैक्टर आए और रिजल्ट के ऊपर क्या करें, अपना इफेक्ट डाल दे। तो हमने क्या किया, दोनों को एक ही सब्जेक्ट दिया। हो सकता है हम सब्जेक्ट चेंज करते तो ये हमारे रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट डाल देता, इसलिए हमने दोनों बच्चों को सेम सब्जेक्ट दिया। दोनों बच्चों का जो है मतलब जो टाइम दिया हमने, कितने दिन बाद आपका एग्जाम होगा, वो भी सेम दिया। दोनों को जो है 15 दिन का हम लोगों ने जो है समय दिया। तो दोनों बच्चों को 15 दिन का समय दिया गया, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दिया गया और दोनों को जो है पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया। तो ये सारे फैक्टर को हमने क्या किया, कंट्रोल किया। हो सकता है इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता और हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस चीज पे इफेक्ट देखना था, हमें वो एक्यूरेसी के साथ नहीं देखने को मिलता। क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो रिजल्ट आएगा ही, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, लेकिन वो रिजल्ट उस बेसिस पे आया है जिस बेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, कि कोई और ही चीज जो है उसकी वजह से रिजल्ट आ गया है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो क्या किया गया, उसको कंट्रोल सिचुएशन में जो है डाल दिया गया और अब एक्सपेरिमेंट जो है उसको 15-20 दिन का जो समय हमने दिया वो दे दिया गया। अब जैसे ये समय खत्म हुआ, बच्चे का टेस्ट किया गया, उसका एग्जाम हुआ और उसका जो रिजल्ट आया उसमें देखा गया कि बच्चे का जो है, मान लीजिए हमने एक गलती कर दी कि जो ए और बी ग्रुप है उसमें जो स्टडी आवर है वो अलग अलग दिया गया, एक को 8 घंटे और एक को जो है 5 घंटे का जो है समय दिया गया।
तो अब जब इस तरीके से जो उस बच्चे का रिजल्ट आया तो देखा गया कि जिस बच्चे का स्टडी आवर जो है ज्यादा था, जिस बच्चे ने ज्यादा समय तक पढ़ाई किया था, उस बच्चे का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया। और जिस बच्चे ने जो है कम समय के लिए पढ़ाई किया था, स्टडी आवर उनका कम था, 5 घंटे का था और एक का 8 घंटे का था, जो 5 घंटे वाला जो बच्चा था उसका रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने अपने हाइपोथेसिस को क्या किया, साइंटिफिक मेथड का यूज करके जो है उसको टेस्ट किया कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है। और हमने लास्टली यही पाया एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो क्या हुआ, वो सही प्रूव हुआ। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो है अभी एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए जो है क्या क्या चीज जरूरी है उसको हम लोगों ने जाना। अब जो है हम लोग स्टेप को जो है, जो अभी हम लोगों ने जाना है उसी को एक स्टेप में जो है अरेंज करके लिखा गया है, उसको जो है हम समझते हैं। सबसे पहला और जरूरी चीज है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। हमने जो है अभी जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी शुरुआत हम लोगों ने हाइपोथेसिस से किया था, लेकिन उससे पहले भी और एक जरूरी चीज है वो क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम को जो है हमें डिफाइन करना है। और इस एक्सपेरिमेंट में जो अभी हम लोगों ने किया, उस एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या है, किसी व्यक्ति को जो है ये प्रॉब्लम हुआ होगा क्या कि जो स्टडी आवर है उसका इफेक्ट जो है बच्चे के रिजल्ट पे पड़ता है या नहीं, यस और नो, ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक, अब दूसरा उन्होंने कहा स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब जो है उस व्यक्ति ने क्या किया, पहले तो प्रॉब्लम फाइंड किया, दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, हाइपोथेसिस का निर्माण किया कि जो है हाँ स्टडी आवर अगर लंबा होगा तो व्यक्ति का जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हाइपोथेसिस का निर्माण किया उस व्यक्ति ने। थर्ड स्टेज में क्या कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईवी एंड डीवी। मतलब अब हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग द सिचुएशन। अब हमें क्या करना है, कोई भी चीजें जो हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकती है और हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी को जो है कम कर सकती है, हम उन सारे फैक्टर को क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। अब हम लोगों का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, अब जो रिजल्ट आया हम उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमने अब क्या कर लिया, अब हम हाइपोथेसिस जो हमने निर्माण किया था उसका हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो सही है या गलत है। क्योंकि हमने क्या किया, हाइपोथेसिस जो हमारा हाइपोथेसिस था उसको जब हमने निर्माण किया तो हमने एक स्टेप को फॉलो किया और उस स्टेप से जो है रिजल्ट की ओर बढ़े। और जब हमें रिजल्ट मिला तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा हाइपोथेसिस था, जो हमने इसको निर्माण किया था, वो सही है या गलत है। तो लास्टली हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का क्या है, ये स्टेप है। अभी हम लोगों ने जाना, उसको शॉर्ट तरीके से हमने बताया और यहाँ जो है उसी को एक अरेंजमेंट वे में जो है इस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है लिख दिया गया है। तो ये समझ में आ गया। अब जो है हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेज मेथड की बात करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसका एडवांटेज क्या है कि साइंटिफिक मेथड है। इससे जो भी रिजल्ट निकलता है उसमें एक्यूरेसी होती है और जो भी इसमें इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के बीच जो है रिलेशनशिप को जो है हम समझते हैं, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो है इससे जो भी रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल होता है, वो वैलिड होता है, रिलायबल होता है। ठीक है, ये क्या था इसका एडवांटेज। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज। इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, इसमें कमियां क्या है, इसमें दोष क्या है। इसका पहला कमी ये है डिसएडवांटेज कि देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है, हमने कहा कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कंट्रोल सिचुएशन में किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मान लीजिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो चीजें कंट्रोल में थी हमने कंट्रोल किया। एक ग्रुप को जो है हमने 8 घंटे पढ़ने का समय फिक्स किया, दूसरे को 5 घंटे, क्योंकि हमें स्टडी आवर के बेसिस पे देखना था ना रिजल्ट। तो जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे कंट्रोल किए। हो सकता है कोई बच्चा बीमार पड़ जाता, हो सकता है किसी बच्चे का जो IQ लेवल है वो कम हो,
तो ये सारी चीजें भी जो है वो क्या कर सकती है, हमारे रिजल्ट के ऊपर जो है इफेक्ट डाल सकती है। कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो इससे भी क्या होता, उसके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ सिचुएशन जो है वो ऐसा होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि देखिए, एक चीज का हमको स्टडी करना था, एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कितने सारे फैक्टर को कंट्रोल करना पड़ा। और हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन का जो माइंड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताया गया है। तो अगर किसी भी चीज का या ह्यूमन बिहेवियर का हमको स्टडी करना है तो उतने सारे फैक्टर को जो है एक साथ कंट्रोल करना हर बार पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसके ऊपर क्या है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो नेचुरल नहीं रहता है, बल्कि वो अपना बिहेवियर जो है कुछ अलग ही तरीके का शो करने लग जाता है। वो नेचुरली अपना बिहेवियर प्रेजेंट नहीं करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि कुछ जो होता है अपना पर्सनल फीलिंग, इमोशन, ये सारी चीजें होती है जिसको जो है लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा जो है उसका पता नहीं लगाया जाता है। तो ये क्या था इसका डिसएडवांटेज। तो हम लोगों ने जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में जान लिया। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल जो मेथड जो है इसका हिंदी होता है विकासात्मक विधि। इसमें क्या किया जाता है, इसमें व्यक्ति का जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है ना, मतलब बचपन से लेके जो है ओल्ड स्टेज तक, उस स्टेज में जो भी उस व्यक्ति का डेवलपमेंटल स्टेज होता है उन सभी डेवलपमेंटल स्टेज का जो है स्टडी किया जाता है। और उस डेवलपमेंटल स्टेज में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं व्यक्ति में, इसका भी क्या किया जाता है, इस मेथड में स्टडी किया जाता है। उस व्यक्ति के फिजिकल लेवल पे क्या चेंज देखने को मिलते हैं, उस व्यक्ति के इमोशनल लेवल पे क्या चेंज देखने को मिलते हैं, और जो है व्यक्ति के जो है अदर लेवल पे जो है कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन सारे चेंजेस का जो है अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में जो है स्टडी किया जाता है। तो ये जो डेवलपमेंटल मेथड होता है इसमें हम क्या कर रहे हैं, बचपन से लेके जो ओल्ड स्टेज है तब तक का हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेजेस का जो है व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके चेंजेस का हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए जो मेथड है वो काफी लंबा चलता है। इस मेथड का जो है यूज जो है काफी लंबा टाइम लग जाता है इसका यूज करने में, और ये मेथड जो होता है वो काफी ज्यादा थोड़ा कॉस्टली भी होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल मेथड समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में जो है मेनली इस मेथड का जो यूज है वो अदर जगह पर भी किया जा सकता है, लेकिन मेनली जो है साइकोलॉजी में जो है इसका यूज जो है इस मेथड का एबनॉर्मल बिहेवियर के स्टडी में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर एबनॉर्मल है तो उस एबनॉर्मल बिहेवियर के स्टडी में जो है केस स्टडी मेथड का जो है यूज किया जाता है। अभी जो केस स्टडी मेथड है इसमें होता क्या है, इसमें जो व्यक्ति होता है जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा होता है उस व्यक्ति के बारे में जो है हर तरीके से क्या किया जाता है, जानकारियां प्राप्त की जाती है। पहले तो उस व्यक्ति के जो फैमिली मेंबर है उनसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा उनके फ्रेंड है, आस पड़ोस के लोग हैं, उनका स्कूल में किस तरीके का रिलेशन था, किस तरीके का परफॉर्मेंस था, वो जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा था वहां से भी जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है व्यक्ति किस तरीके का काम कर रहा था, अगर वो कोई प्रोफेशनल व्यक्ति था, वो कोई काम करता था तो उस जगह से भी जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति जो है राइटिंग करता था, वो पोएम लिखता था या अपनी बायोग्राफी लिख रहा था, तो उस जगह से भी जो है इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि केस स्टडी मेथड में जो है व्यक्ति का जहां से भी पॉसिबल हो, ठीक है, जहां से भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता हो, उन सारे सोर्सेज से जो है व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन का जो है एनालिसिस किया जाता है। फिर ये जानने की कोशिश की जाती है कि उस व्यक्ति का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो किस कारण से शो हो रहा है, उसके पीछे के कारण को जो है जानने का कोशिश किया जाता है। और कारण को जानने का ही कोशिश नहीं किया जाता, बल्कि जो है उसका ट्रीटमेंट करने का भी जो है कोशिश किया जाता है। उसके ट्रीटमेंट के उपाय के बारे में भी जो है वो जानकारी प्राप्त की जाती है कि इस व्यक्ति का जो है ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो जो केस स्टडी मेथड है वो साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा जो है साइकोथेरेपिस्ट जो है इनका जो है ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में जो होता है दो व्यक्ति होते हैं, एक इंटरव्यूअर होता है और दूसरा क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर उसे कहते हैं जो इंटरव्यू ले रहा होता है, और इंटरव्यू जो है उस व्यक्ति को कहते हैं जिनका इंटरव्यू जो है वो लिया जा रहा होता है। तो इस व्यक्ति में इसमें क्या होता है, ये एक डायरेक्ट मेथड है, मतलब जो इंटरव्यूअर होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है उस व्यक्ति
से जिसका वो इंटरव्यू ले रहा होता है। तो इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो पहले से जो है कुछ क्वेश्चन को अरेंज करते हैं कि व्यक्ति से जो है हमें किस टॉपिक के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना है, उनके किस तरीके के बिहेवियर का जो है हमको स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को जो है बनाते हैं और व्यक्ति से जो है ऑरल या रिटन फॉर्म में जो है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहते हैं। हो सकता है व्यक्ति ऑरली दे दे या रिटन फॉर्म में भी जो है वो व्यक्ति उस चीज का जो है आंसर दे सकता है। और जब व्यक्ति आंसर देता है इस चीज का तो उनके आंसर के बेसिस पे इसके अलावा उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से बोल रहा है, वो किस तरीके से अगर कोई वो इमोशनल जो है एक्सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशन को शो कर रहा है किसी तरीके का, तो उनको भी क्या किया जाता है, ध्यान से जो है उनका भी क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो इंटरव्यू मेथड जो है वो भी क्या है, साइकोलॉजी के स्टडी करने का क्या है, एक मेथड है। इंटरव्यू मेथड का जो है अपना मेरिट और डिमेरिट है। तो इंटरव्यू मेथड का डिमेरिट और मेरिट क्या है इसको हम जानते हैं। इंटरव्यू मेथड का जो मेरिट है वो ये है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो चीजें जो है हम ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं जान सकते हैं उन चीजों को जो है इंटरव्यू मेथड के द्वारा क्या किया जा सकता है, जानकारी प्राप्त किया जा सकता है उन चीजों के बारे में भी। अब जो है हम लोग इंटरव्यू मेथड का मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानते हैं। इंटरव्यू मेथड का जो मेरिट है वो ये है कि जिन चीजों को जो है, जिन जानकारी को जो है, जिन बिहेवियर को हम ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा स्टडी नहीं कर सकते हैं उन मेथड को जो है इंटरव्यू मेथड के द्वारा जो है उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू मेथड से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है, जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो एक्यूरेट होता है, वो वैलिड होता है। और इसके अलावा जो है इंटरव्यू मेथड का यूज करके जो है कोई अगर व्यक्ति है वो मानसिक रूप से बीमार है तो उस कंडीशन में जो है उनका डायग्नोसिस बनाने में भी जो है इस मेथड का जो है यूज किया जाता है। ये इनका क्या है, मेरिट है। अब दूसरा आता है इसका डिमेरिट। डिमेरिट क्या है, इंटरव्यू मेथड का डिमेरिट ये है कि कभी कभी जो व्यक्ति होता है ना जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनके पास जो है उनका जो टाइम फिक्स किया जाता है कि इस टाइम में आना है, तो हो सकता है उस टाइम में उनके पास समय ही ना हो तो जिस कारण से उनका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। दूसरा ये कि हो सकता है इंटरव्यू का टाइम भी कम हो, बहुत मिनिमम टाइम के लिए इंटरव्यू जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया हो, जिस कारण से जो है व्यक्ति जो है अच्छे तरीके से जो है नहीं बता पाया और जो इंटरव्यूअर थे उनको जो है उनके बिहेवियर के बारे में ठीक तरीके से पता नहीं चल पाया। और डिमेरिट क्या हो सकता है, जो व्यक्ति है वो उस माहौल से क्या हो जाए, डर जाए, घबरा जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो क्या करेगा, जो सही तरीके से जो है अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा, वो नेचुरल जो है वो बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो ये क्या है, जिसके कारण जो है रिजल्ट की एक्यूरेसी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारे इंटरव्यू मेथड का डिमेरिट था। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर मेथड में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति से जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है बहुत सारे लोगों से जो है एक साथ जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है, उन सारे व्यक्ति का जो है एक साथ जो है बिहेवियर का स्टडी किया जा सकता है। इसमें जो है बिहेवियर का स्टडी जो है क्वेश्चन के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि नाम इसका क्या है, क्वेश्चनायर मेथड। इसमें व्यक्ति को जो है रिटन फॉर्म में जो है क्वेश्चन व्यक्ति को वर्ड के फॉर्म में दिया जाता है और रिटन फॉर्म में जो है व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, इसका आंसर देना पड़ता है। तो इसमें जो है दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड में जो है व्यक्ति को यस और नो में जो है आंसर करना होता है, ठीक है। और जो ओपन एंडेड होते हैं उसमें व्यक्ति को जो है उसको विस्तार पूर्वक जो है लिखना होता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चन का जो है आंसर देना होता है। तो क्वेश्चनायर मेथड में जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो सिंपल होने चाहिए, वो इंटरेस्टेड होने चाहिए, इजीली समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन में जो है भारी वर्ड का जो है यूज नहीं किया जाना चाहिए। इसका डिमेरिट क्या होता है, इसका डिमेरिट ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन जो है दे दिया गया क्वेश्चन पेपर और व्यक्ति जो इसको बना रहा है वो क्या करे, वो टाइम का ध्यान नहीं रखे, मतलब एक फिक्स टाइम है लेकिन वो उस टाइम से ज्यादा टाइम दे ले उसको बनाने में, या उसको क्वेश्चन समझ में ही ना आए। और जब उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, कुछ भी जो है या तो उस क्वेश्चन का आंसर देगा ही नहीं, या जो है कुछ भी लिख के जो है उस क्वेश्चन के आंसर को क्या करेगा, फुलफिल कर देगा। तो ये जो है इसमें डिमेरिट देखने को मिलता है क्वेश्चनायर मेथड में। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल मेथड का यूज जो है उन चीजों के लिए किया जाता है, ये स्टैटिकल मेथड जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। तो स्टैटिकल मेथड का यूज हम उन चीजों में करते हैं जिन इंफॉर्मेशन को जो है वो नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता हो, उनको स्टैटिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता हो, उस जगह पे हम क्या करते हैं, स्टैटिकल मेथड का यूज करते हैं।
देखिए, किसी भी चीज में जब स्टैटिक जुड़ जाता है ना, तो उसकी जो वैलिडिटी है, मतलब वेरिफिएबिलिटी है, उनकी जो रिलायबिलिटी है, वो क्या होती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। उस रिजल्ट की एक्यूरेसी जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्टैटिक मेथड जो है, स्टैटिकल मेथड, वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड जो है, जेपी मॉर्गन ने जो है इस मेथड को दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो है, उन्होंने ये कहा कि सोशियोमेट्रिक मेथड में आखिर होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सोशियोमेट्रिक मेथड में जो है, व्यक्ति का अपने सोसाइटी के लोगों के प्रति किस तरीके का सोच है, ठीक है, सोच विचार कैसा है, इसके बारे में जाना जाता है कि व्यक्ति जो है अपने अदर जो सोसाइटी के लोग हैं या अपने अदर ग्रुप के जो लोग हैं, उसके बारे में कैसा सोचते हैं। इसके बाद जो है, ये भी जानकारी प्राप्त की जाती है कि कौन व्यक्ति जो है किस व्यक्ति को ज्यादा पसंद करता है और किस गुण के कारण जो है उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिस बेसिस पे जो है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको पसंद कर रहा है। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें यही देखने को मिलता है कि देखिए, क्वेश्चनायर मेथड का जो यूज करके हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी में जो है वो कौन क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति जो है वो किसको ज्यादा पसंद करते हैं, किस क्वालिटी को ज्यादा पसंद करते हैं, कौन व्यक्ति जो है वो अगर किसी को ना पसंद कर रहा है तो किस वजह से उसे ना पसंद कर रहा है, कौन व्यक्ति है सोसाइटी में जो आइसोलेटेड है, जिसे कोई नहीं पसंद कर रहा है। तो इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जो है सोशियोमेट्रिक मेथड का जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड का जो यूज है, जैसे क्वेश्चनायर मेथड है ना, टेस्ट मेथड भी उसी तरीके से जो है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसके द्वारा जो है एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इन सारे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड का मतलब क्या, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, इसके बारे में जाना जाता है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड का मतलब एबिलिटी, उस व्यक्ति में किस काम को करने की एबिलिटी है, इन सारी चीजों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त किया जाता है। टेस्ट मेथड का जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम टू टाइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इस मेथड का यूज जो है वो अलग अलग फील्ड में भी जो है और अलग अलग फील्ड में किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंटरव्यू मेथड का भी जो है वो अलग अलग फील्ड में भी जो है यूज किया जाता है। तो ये जो हमारा साइकोलॉजी का जो स्टडी मेथड था वो 10 था। हमने 10 को एक एक करके समझा है। ये जो आज का हमारा चैप्टर था, चैप्टर 2 साइकोलॉजी स्टडी मेथड, वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।